यह कहानी एक ऐसी ममता की है जो पहाड़ों की ओट में दबी थी, जहां गरीबी की मार तो थी, पर स्वाभिमान का सिर हमेशा ऊंचा रहता था। हिमाचल की वादियों में बसा एक छोटा सा गांव है, देवप्रयाग। यहां की हवाओं में ठंडक तो है, पर यहां रहने वाले आर्यन और उसकी मां सावित्री का जीवन संघर्ष की आग में तप रहा था। सावित्री ने अपने पति के जाने के बाद अकेले ही ईंट भट्ठों पर मजदूरी करके आर्यन को पाला था। आज आर्यन 18 साल का हो गया था, पर सावित्री के हाथों की दरारें चीख चीख कर उनकी गरीबी की दास्तान सुनाती थीं। एक शाम जब सूरज पहाड़ियों के पीछे छिप रहा था, आर्यन ने अपनी मां के थके हुए पैर सहलाते हुए कहा, मां, अब बहुत हो गया। अब तुम काम पर नहीं जाओगी। मैं शहर जाकर काम ढूंढूंगा और तुम्हें वो खुशियां दूंगा जिसकी तुम हकदार हो। सावित्री की आंखों में आंसू आ गए, पर उसे क्या पता था कि किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही लिख रखा है। गांव के जमींदार ठाकुर भानु प्रताप, जो सावित्री के दूर के भाई लगते थे, के घर में शादी का माहौल था। उनकी पत्नी माया बड़ी ही घमंडी महिला थी। जब घर का पुराना नौकर बीमार पड़ गया तो भानु प्रताप ने सुझाव दिया कि क्यों ना सावित्री को बुला लिया जाए, लेकिन माया नाक सिकोड़ते हुए बोली, पागल हो गए हो क्या? उस गरीब औरत को मेहमानों के सामने अपनी बहन कहेंगे तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? लोग क्या सोचेंगे कि ठाकुरों की बहन मजदूरी करती है? भानु प्रताप ने चालाकी से मुस्कुराते हुए कहा, अरे, हम उसे अपनी बहन थोड़े ही बताएंगे। हम कह देंगे कि वो हमारी पुरानी वफादार मेहरी नौकरानी है, जिसे हम प्यार से बहन कहते हैं। काम भी हो जाएगा और हमारी शान भी बनी रहेगी। जब यह बुलावा सावित्री के पास पहुंचा तो वह भोली मां खुशी खुशी चली गई। उसे लगा कि उसके भाई ने उसे याद किया है। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसे वहां सिर्फ एक सस्ते मजदूर की तरह इस्तेमाल किया जाने वाला है। शादी के दौरान सावित्री ने दिन रात एक कर दिया। आर्यन भी हाथ बटा रहा था, लेकिन तभी अचानक शहर में एक भयानक बीमारी, कोरोना, ने पैर पसार लिए। काम खत्म होने के बाद जब वे वापस लौटे तो आर्यन की तबीयत बिगड़ने लगी। एक रात आर्यन ने बिस्तर पर लेटे हुए कराहते हुए कहा, मां, मेरा दम घुट रहा है। सीने में बहुत दर्द है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरी सांसें खींच रहा है। सावित्री का कलेजा मुंह को आ गया। उसने अपने भाई भानु प्रताप को फोन किया, भैया, आर्यन की हालत बहुत खराब है, प्लीज उसे अस्पताल ले जाने में मदद कर दो। पर उधर से ठंडा जवाब आया, सावित्री, हम अभी व्यस्त हैं। शहर में बहुत भीड़ है और हमें एक जरूरी दावत में जाना है, तुम खुद देख लो। सावित्री समझ गई कि खून के रिश्ते पानी हो चुके हैं। वह पागलों की तरह पड़ोस के एक ई रिक्शा वाले बिरजू के पास पहुंची। बिरजू भाई, मेरे बेटे को बचा लो, चाहे मेरा घर बिक जाए, मैं पाई पाई चुका दूंगी, बस इसे अस्पताल पहुंचा दो। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर ने कहा, इसका ऑक्सीजन लेवल बहुत गिर गया है। अगर इसे बचाना है तो फौरन एक ऑक्सीजन सिलेंडर लाना होगा, जिसकी कीमत 25,000 रुपए है। सावित्री के पास फूटी कौड़ी नहीं थी। उसने बिरजू से कहा, भाई, तुम फौरन सरपंच के पास जाओ, उनसे कहो कि मेरा घर गिरवी रख लें और मुझे पैसे दे दें। बिरजू तेजी से गया और पैसे लेकर लौटा। सिलेंडर भी आ गया, लेकिन जब तक वे आर्यन के पास पहुंचते डॉक्टर ने सिर झुका लिया। देर हो गई। आर्यन अब नहीं रहा। सावित्री के पैरों तले जमीन निकल गई। वह पत्थर की मूरत बन गई। तभी उसने देखा कि पास के बेड पर एक और मां अपने छोटे बेटे के लिए तड़प रही थी। उस बच्चे को भी ऑक्सीजन की सख्त जरूरत थी। सावित्री ने अपना वो कीमती सिलेंडर उस रोती हुई मां की तरफ बढ़ा दिया और कहा, बहन, इसे ले लो। मेरा बेटा तो चला गया, पर कम से कम तुम्हारा बेटा तो जी जाए। गांव वाले डर के मारे आर्यन के शव को गांव में घुसने नहीं दे रहे थे। सबको डर था कि उन्हें भी बीमारी न लग जाए। मजबूर होकर सावित्री और बिरजू आर्यन को लेकर शमशान घाट चले गए। दोपहर की तपती धूप में सावित्री एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई और ईश्वर से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, अब मेरा इस दुनिया में कौन है, मुझे भी उठा ले। और वह वहीं बेहोश हो गई। शाम को जब उसे होश आया तो उसने जो देखा उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। आर्यन की उंगलियां हिल रही थीं। पास ही एक जड़ी बूटी के जानकार साधु खड़े थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, घबरा मत,
तेरा बेटा मरा नहीं था, बस गहरी बेहोशी में था। इन पेड़ों की शुद्ध ऑक्सीजन और मेरी दवाओं ने चमत्कार कर दिया है। आर्यन ने आंखें खोलीं और अपनी मां को पुकारा। यह सिर्फ एक मां की ममता की जीत नहीं थी, बल्कि उसके उस निस्वार्थ बलिदान का फल था जो उसने अस्पताल में दूसरे बच्चे की जान बचाकर दिया था। सावित्री और आर्यन की जिंदगी अब एक नई करवट ले रही थी। आर्यन के ठीक होने के बाद पूरे गांव में सावित्री के त्याग की चर्चा होने लगी। सरपंच को जब पता चला कि सावित्री ने जिस बच्चे की जान बचाई थी वह उनका अपना भतीजा था, तो उनका दिल भर आया। उन्होंने न केवल सावित्री का कर्ज माफ किया, बल्कि आर्यन को अपनी देख रेख में आगे बढ़ाने का फैसला किया। लेकिन आर्यन की आंखों में तो कुछ और ही सपने पल रहे थे। एक दिन गांव के पास से सेना का एक काफिला गुजरा। फौजियों की वर्दी और उनकी शान देखकर आर्यन का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उसने उसी पल तय कर लिया कि वह भी भारत माता की सेवा करेगा। आर्यन ने अपनी मां से कहा, मां, अब मैं फौज में भर्ती होऊंगा। जैसे तुम मेरी रक्षक हो, वैसे ही मैं इस देश का रक्षक बनना चाहता हूं। सावित्री की आंखों में डर तो था, पर गर्व उससे भी बड़ा था। शुरू हुआ संघर्ष का एक नया दौर। आर्यन के पास दौड़ने के लिए अच्छे जूते तक वह नंगे पैर ही पत्थरीली पगडंडियों पर दौड़ लगाता था। कई बार उसके पैरों से खून निकल आता, कंकड़ चुभ जाते, पर उसका हौसला कभी नहीं डगमगाया। गांव के लड़के उसे पागल कहकर चिढ़ाते थे, देखो नंगे पैर फौजी बनने चला है। पर आर्यन ने सबकी बातों को अनसुना कर दिया। उसने जी तोड़ मेहनत की और आखिर वह दिन आ ही गया जब उसे सेना में चुन लिया गया। पूरे गांव में मिठाई बांटी गई। जो लोग पहले सावित्री को हेय दृष्टि से देखते थे, आज वे भी बधाई देने कतार में खड़े थे। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद जब आर्यन पहली बार छुट्टी पर घर आया तो गांव में खुशियों का माहौल था। लेकिन एक रात अचानक मौसम ने करवट बदली। आसमान से ऐसी बिजली कड़की कि पूरा पहाड़ कांप उठा। बादल फटने की वजह से पहाड़ों से पानी का सैलाब नीचे की ओर दौड़ने लगा। सुबह होते होते मंजर खौफनाक था। गांव की नदी उफान पर थी और कई घर ताश के पत्तों की तरह ढह रहे थे। गांव वाले ऊंचाई पर एक सुरक्षित जगह इकट्ठा हो गए थे, लेकिन तभी एक बड़ी चट्टान खिसकी और गांव के 3 लोग, सोहन, बदलू और चंदन, नीचे खाई की तरफ फिसलने लगे। सब तरफ चीख पुकार मच गई। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि उस मौत के गड्ढे में झांके। तभी आर्यन आगे आया। उसने अपनी मां की साड़ियों को आपस में कसकर बांधा और एक लंबी रस्सी तैयार की। सावित्री का कलेजा धड़क रहा था। बेटा मत जाओ, बहुत खतरा है। आर्यन ने मुस्कुराकर कहा, मां, ये साड़ियां तुम्हारी ममता की डोर हैं, ये मुझे कुछ नहीं होने देंगी। आर्यन रस्सी के सहारे नीचे उतरा और एक एक करके तीनों को ऊपर खींच लिया। लेकिन जैसे ही वह आखिरी आदमी को ऊपर पहुंचाकर खुद चढ़ने लगा, वह चट्टान पूरी तरह पलट गई और आर्यन सीधे उफनती नदी की ओर जा गिरा। पूरा गांव रोने लगा। सावित्री बदहवास होकर चिल्ला रही थी। पर कुछ ही देर बाद एक कमजोर सी आवाज आई, चंदन भाई, हाथ बढ़ाओ। सबको लगा कि यह कोई वहम है, पर आर्यन एक झाड़ी और जड़ को पकड़कर किसी तरह ऊपर चढ़ रहा था। जब वह ऊपर आया तो पूरा गांव उसके पैरों में झुक गया। आज वह सिर्फ सावित्री का बेटा नहीं, पूरे इलाके का नायक बन चुका था। कहानी का रुख अब विमला की ओर मुड़ता है, जो देवप्रयाग के पास ही एक दूसरे टोले में रहती थी। उसका पति संतोष शराब और जुए की लत में डूबा हुआ था। विमला गर्भवती थी, फिर भी वह दूसरों के घरों में बर्तन मांजकर अपने बेटे अनिल का पेट पालती थी। संतोष घर आता तो विमला की कमाई भी छीन लेता। एक दिन जब विमला ने बच्चों के लिए कुछ पैसे बचाकर रखे थे, संतोष ने उन्हें जबरदस्ती छीनने की कोशिश की। छीना झपटी में विमला का पैर फिसला और वह सीढ़ियों से नीचे गिर पड़ी। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने बाहर आकर कहा, चोट बहुत गहरी है, शायद वह नहीं बचेगी। यह सुनकर संतोष के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अपनी हर गलती याद आने लगी। वह फूट फूट कर रोने लगा और विमला के पैरों के पास बैठकर कसम खाने लगा, विमला, वापस आ जाओ। मैं आज के बाद कभी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। मैं एक अच्छा पिता बनूंगा। तभी विमला ने धीरे से आंखें खोली। असल में डॉक्टर ने संतोष को सुधारने के लिए एक छोटा सा नाटक रचा था। उस दिन के बाद संतोष बदल गया और उस घर में भी खुशहाली लौट आई।
सावित्री की ममता और आर्यन की बहादुरी की गूंज अब पूरे इलाके में फैल चुकी थी। समय बीतता गया और आर्यन सेना की ड्यूटी पर वापस लौट गया। अब कहानी का रुख उस मोड़ की तरफ मुड़ता है जहां रिश्तों की असली परीक्षा होनी थी। मणिपुर गांव में सरगम नाम का एक युवक अपनी बूढ़ी मां के साथ रहता था। सरगम की पत्नी रेणु एक बहुत ही अमीर और रसूखदार खानदान से थी। उसके पिता हंसराज उस गांव के सरपंच थे। रेणु स्वभाव की बहुत अच्छी थी और अपनी सास का पूरा ख्याल रखती थी। एक दिन सरगम दफ्तर से जल्दी घर लौट आया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। उसने अपनी मां और रेणु को बुलाकर कहा, मां, मुझे एक बहुत बड़ी फैक्ट्री में मैनेजर की नौकरी मिल रही है। अगर मुझे यह काम मिल गया तो हमारी गरीबी के दिन हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। मां की आंखों में खुशी के आंसू आ गए, लेकिन सरगम ने अपनी बात आगे बढ़ाई। लेकिन एक समस्या है, उस नौकरी को पक्का करने के लिए मुझे 2 लाख रुपए की जरूरत है। हम ठहरे गरीब लोग इतने पैसे कहां से लाएंगे? रेणु ने तुरंत आगे बढ़कर कहा, आप चिंता न करें, मैं अपने पिताजी से बात करूंगी, वे हमारी मदद जरूर करेंगे। जब रेणु ने अपने पिता हंसराज के सामने यह बात रखी तो उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, बेटी, मैंने तुम्हारी शादी एक गरीब घर में सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि लड़का नेक था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं उन्हें खैरात बांटता रहूं। इधर सावित्री को जब इस बात का पता चला तो उसे उस समय की याद आई जब उसने अस्पताल में एक अजनबी बच्चे की जान बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। वह बच्चा कोई और नहीं बल्कि इसी सरपंच हंसराज का सगा भतीजा था। सावित्री खुद सरपंच के पास पहुंची। उसने कोई उपकार नहीं जताया, बस इतना कहा, सरपंच जी, वक्त कभी भी बदल सकता है। आज मेरे पास कुछ नहीं है, पर मेरा बेटा सरहद पर देश की रक्षा कर रहा है। आपके पास धन है, पर क्या वह किसी की जिंदगी की खुशी से बड़ा है? सावित्री की बातों ने हंसराज के दिल पर गहरा असर किया। उन्हें वह दिन याद आ गया जब एक मां ने अपने मरे हुए बेटे का गम भुलाकर उनके परिवार के चिराग को ऑक्सीजन दी थी। उनका सिर शर्म से झुक गया। सरपंच ने न केवल 2 लाख रुपए सरगम को दिए, बल्कि उससे माफी भी मांगी। सरगम को नौकरी मिल गई और उसने अपनी मेहनत से उस फैक्ट्री का कायाकल्प कर दिया। कुछ समय बाद जब आर्यन फिर से छुट्टी पर घर आया तो सावित्री ने पूरे गांव के लिए एक बड़ा भोज रखा। उस दिन उस भोज में ठाकुर भानु प्रताप भी आए थे, जो कभी सावित्री को अपनी बहन बताने में शर्म महसूस कर। आज वे सबसे गर्व से कह रहे थे, यह सावित्री मेरी बहन है और देखो, इसका बेटा देश का वीर जवान है। सावित्री ने मुस्कुराते हुए सिर्फ इतना ही कहा, भैया, इंसान की पहचान उसके पैसों से नहीं, उसके कर्मों और उसकी ममता से होती है। उस दिन देवप्रयाग की उन ठंडी वादियों में धूप बड़ी सुनहरी खिल्ली थी। हर तरफ खुशहाली थी और सावित्री की तपस्या का फल उसे मिल चुका था। आर्यन, सरगम, रेणु और विमला सबने मिलकर यह साबित कर दिया कि अगर नीयत साफ हो तो पत्थर से भी पानी निकल सकता है और मरते हुए इंसान में भी जान फूंकी जा सकती है। सावित्री की ममता की यह गाथा अभी थमी नहीं थी। समय का पहिया घूमा और देवप्रयाग की उन वादियों में एक नया सवेरा हुआ। आर्यन अब केवल एक फौजी नहीं था, बल्कि पूरे इलाके के युवाओं के लिए एक मिसाल बन चुका था। लेकिन किस्मत अभी सावित्री और उसके परिवार की एक और कठिन परीक्षा लेने वाली थी। आर्यन की तैनाती अब लद्दाख की दुर्गम चोटियों पर हो गई थी। वहां की हाड़ कपा देने वाली ठंड और दुश्मन की हलचल के बीच भी आर्यन के सीने में अपनी मां के त्याग की आग जल रही थी। सावित्री हर दिन मंदिर जाकर अपने बेटे की सलामती की दुआ मांगती। गांव के लोग अब सावित्री को गांव की मां कहने लगे थे, क्योंकि उसने विपदा के समय सबका साथ दिया था। एक दिन सरहद पर भारी बर्फबारी के बीच दुश्मनों ने घुसपैठ की कोशिश की। आर्यन और उसकी टुकड़ी ने बहादुरी से उनका मुकाबला किया। गोलीबारी के दौरान आर्यन के एक साथी को गोली लग गई। ठीक उसी तरह जैसे उसने बरसों पहले बाढ़ में गांव वालों को बचाया था, आज उसने अपनी जान की परवाह न करते हुए अपने साथी को कंधे पर उठाया और सुरक्षित बंकर तक पहुंचाया। हालांकि इस दौरान आर्यन खुद भी घायल हो गया। इधर गांव में विमला और उसका पति संतोष अब एक आदर्श जीवन जी रहे थे। संतोष ने शराब को कभी हाथ न लगाने की अपनी कसम को पूरी शिद्दत से निभाया।
उसने सब्जी के कारोबार को बढ़ाया और अब वह गांव के गरीब बच्चों की पढ़ाई में मदद करने लगा था। विमला ने एक सुंदर सी बेटी को जन्म दिया था जिसे पूरा गांव सावित्री का ही आशीर्वाद मानता था। जब आर्यन के घायल होने की खबर गांव पहुंची तो पूरे गांव में सन्नाटा पसर गया, लेकिन सावित्री विचलित नहीं हुई। उसने सबको ढाढ़स बंधाते हुए कहा, मेरा बेटा भारत माता की गोद में है, उसे कुछ नहीं होगा। जिसने दूसरों की जान बचाई, ईश्वर उसकी रक्षा स्वयं करता है। कुछ महीनों बाद जब आर्यन पूरी तरह ठीक होकर और वीर चक्र से सम्मानित होकर गांव लौटा तो पूरे देवप्रयाग को सजाया गया। ढोल नगाड़ों के साथ उसका स्वागत हुआ। ठाकुर भानु प्रताप और माया, जो कभी उसे तुच्छ समझते थे, आज सबसे आगे खड़े होकर उसकी आरती उतार रहे थे। आर्यन ने अपना पदक अपनी मां सावित्री के गले में डाल दिया और उसके पैर छुए। उसने कहा, मां, यह पदक मेरा नहीं, तुम्हारी उस ममता का है जिसने मुझे नंगे पैर दौड़ना सिखाया और दूसरों के लिए जीना सिखाया। उस शाम सरगम, रेणु, विमला और संतोष सब सावित्री के आंगन में इकट्ठा थे। सावित्री ने मुस्कुराते हुए सबको देखा। उसे समझ आ गया था कि गरीबी और अमीरी सिर्फ पैसों से नहीं होती। असली दौलत तो वो रिश्ते हैं जो हमने निस्वार्थ भाव से कमाए हैं। सावित्री की ममता की यह गाथा अब अपने उस पड़ाव पर पहुंच गई है जहां वर्षों के संघर्ष और त्याग का फल एक मीठी मुस्कान बनकर सबके चेहरों पर खिलने वाला था। आर्यन के सम्मान के बाद गांव की फिजा पूरी तरह बदल चुकी थी। अब देवप्रयाग सिर्फ एक पहाड़ी गांव नहीं रह गया था, बल्कि वह साहस और सेवा का प्रतीक बन गया था। सावित्री ने तय किया कि वह गांव की उन महिलाओं की मदद करेगी जो आज भी अपनी पहचान के लिए जूझ रही हैं। उसने विमला और रेणु के साथ मिलकर एक छोटा सा केंद्र खोला जहां गरीब महिलाओं को सिलाई, कढ़ाई और शिक्षा दी जाने लगी। एक दिन जब सावित्री अपने आंगन में बैठी थी, उसने देखा कि ठाकुर भानु प्रताप बहुत ही उदास मन से उसके पास आ रहे थे। उनके चेहरे पर अब वह पुराना घमंड नहीं था। उन्होंने सावित्री के सामने हाथ जोड़कर कहा, बहन, मुझे माफ कर देना। मैंने पैसे के नशे में रिश्तों की गरिमा को नहीं समझा था, पर तुम्हारी ममता ने मेरी आंखें खोल दी हैं। सावित्री ने बड़े दिल से उन्हें माफ किया और कहा, भैया, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। गांव में एक बड़ा उत्सव मनाया गया। यह उत्सव किसी जीत का नहीं, बल्कि ममता का था। उस दिन सरगम ने अपनी पहली सैलरी से सावित्री के लिए एक सुंदर रेशमी साड़ी खरीदी। रेणु ने पूरे गांव के लिए अपने हाथों से खीर पूरी बनाई, ठीक वैसे ही जैसे विमला अपने बेटे अनिल के लिए बनाया करती थी। आर्यन ने उस दिन गांव के उस पीपल के पेड़ के पास एक छोटा सा स्मारक बनवाया जहां उसे नई जिंदगी मिली थी। उसने वहां लिखा, यहां एक मां की प्रार्थना ने मौत को भी हरा दिया था। रात के समय जब आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे, सावित्री ने अपने बेटे आर्यन, अनिल और गांव के बच्चों को अपने पास बिठाया। उसने उन्हें सिखाया कि जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी कठिनाई आए, कभी हार मत मानना। सच्चाई और सेवा का रास्ता ही इंसान को असली सम्मान दिलाता है। विमला और संतोष अपनी नन्ही बेटी के साथ खुश थे। सरगम और रेणु का घर अब खुशियों से भर गया था और सावित्री, वह आज भी उसी सादगी से रहती थी, पर अब उसके पास सिर्फ एक बेटा नहीं, बल्कि पूरा गांव उसका अपना परिवार था। सूरज ढल चुका था, पर सावित्री की ममता की रोशनी पूरे देवप्रयाग को आज भी जगमगा रही थी। पहाड़ों की उन चोटियों पर हवाएं आज भी यह कहानी सुनाती हैं कि एक मां का प्यार दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है।